आज हम शेयर करेंगे अपनी कैरियर स्टोरी, कैरियर इन केमिस्ट्री। मैंने कैसे अपना कैरियर चूज किया। वीडियो थोड़ा लंबी होगी तो मैं बता दूं किसको देखनी चाहिए और कौन सा पार्ट किसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा अपनी कंप्लीट कैरियर स्टोरी, मैंने कैसे चूज किया, क्या क्या काम किया। अगर कोई पर्सन 10th स्टैंडर्ड में है, 12th स्टैंडर्ड में है, वो कैरियर चूज करना चाहता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि केमिस्ट्री लूँ या नहीं लूँ, उसके लिए बेनिफिशियल होगा। जो बीएससी और एमएससी में केमिस्ट्री लिए हुए हैं, ले रहे हैं, उनको नेट जेआरएफ पीएचडी करना है, फार्मा में जाना है, क्या और कैरियर स्कोप है उसके बारे में जानना है, तो उनका भी सेक्शन रहेगा। एंड देन मैं अपना पीएचडी एंड पोस्ट डॉक रिसर्च और उसके बाद इंडस्ट्री में ट्रांजिशन हो गया, तो वो सब मेरा क्या एक्सपीरियंस एंड स्कोप है। मेरी कंप्लीट कैरियर स्टोरी क्या है एंड मेनली फोकस है केमिस्ट्री के ऊपर। बाद में भी एक अनदर वीडियो बनाऊंगा जो फुल्ली केमिस्ट्री के ऊपर कैरियर एडवाइस के ऊपर हो, बट इसमें हम शेयर करेंगे अपनी कंप्लीट कैरियर स्टोरी और बहुत कुछ इसमें जानने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों का 10th में 12th में बहुत कैरियर स्कोप क्या बोलते हैं, कैरियर जो रहता है क्लियर रहता है कि मुझे इधर जाना है, ये करना है, बट हमारे केस में कुछ भी क्लियर नहीं था। रीज़न ये था कि जहाँ हम पढ़ रहे हैं सर्वाइवल के लिए सब कुछ था, कुछ भी आपको मिल जाए वही बहुत ऐसा मतलब ऑप्शन ही नहीं था, कुछ भी मिल जाओ आप बहुत बड़े सक्सेसफुल पर्सन हो गए। तो हमारा सिचुएशन ऐसा था। मैंने साइंस चूज किया 12th में और 10th में। 10th में मेरा साइंस में किसी तरह एडजस्टेड मार्क से मैं पास हुआ था, मेरा अच्छा मार्क नहीं था। फिर इसके बाद जब मैंने 12th में लिया तो वहाँ पे भी हमारा ये हालत था कि केमिस्ट्री में 2 पेपर होते थे, उसमें भी मैं एक पेपर में फेल था, दूसरे से एडजस्ट होके मार्क मिला था। तो हाई स्कूल में मेरा 45% आया था या 48%, और इंटरमीडिएट में मेरा 54% आया था। बट ये कहूँगा कि मेरा ओन अपना था। तो इंटरमीडिएट में मैं केमिस्ट्री बहुत पढ़ता था और काफ़ी समझ में भी आती थी, क्लास में भी वो करता था, फिर भी मैं एग्ज़ाम में मेरा अच्छा नहीं हुआ। उस टाइम पे हम लोगों के पास एक ऑप्शन आता था कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास करो और आर्मी में जाओ। तो मैं बड़ा नहीं था तो आर्मी मेरे लिए हट गया था, फिर एयरफोर्स और नेवी बचा था। तो जब मैं 12th पास किया तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन थे, वहाँ भी कुछ क्लियरिटी नहीं थी। मेडिकल में जाना है तो ये हमेशा मैं सुनता था कि मेडिकल में बहुत पैसा लगता है, तो मेरे पिताजी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसका ऑप्शन मुझे छोड़ दिया कि मैं मेडिकल करूँगा नहीं, ट्राई भी कभी फार्म भी नहीं भरा। दूसरा ऑप्शन था कि भाई बीएससी करो और आगे फिर और कुछ देखो, तो उधर की भी क्लियरिटी नहीं थी कि बीएससी तो कर लेंगे बट उसके बाद क्या होता है वो भी नहीं क्लियरिटी थी। किसी ने भाई सही में, मतलब ये स्टोरी मतलब दिल से बता रहा हूँ कि इससे इन्फ्लुएंस हुआ था, बट बहुत फनी स्टोरी है। किसी ने बोला कि इलाहाबाद में लड़के सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो ये तो पता रहता है अच्छा पढ़ने लिखने वाले लड़के का कहीं ना कहीं सिविल में छोटी मोटी नौकरी में हो जाता है, और लड़कियां तो उनके भाई ऊपर बहुत फिदा रहती हैं, बहुत 2-2 3-3 लड़कियां रहती हैं रेडी, जो मर्जी वो चूज कर लो। तो मैं इससे बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ कि यार ये बड़ा अच्छा डील है, अगर मैं इलाहाबाद में रह के सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ तो मुझे जॉब भी हो जाएगी, और हमारे जैसे छोटे भाई नाटे काले लड़के को कहाँ लड़कियां पसंद करेंगी, अगर इस तरह कुछ कर लेता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन भी रहेगा। तो रियली स्टोरी से इन्फ्लुएंस हुआ था, और फिर मैं बोला कि यार इलाहाबाद का बीए का फार्म भर देते हैं, तो बीए का फार्म भर दिया। ठीक है, और वैसे भी मेरा सिविल में थोड़ा सा मन था। बीए का एग्ज़ाम भी दिया वहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और सिलेक्शन भी हो गया था। फिर इसके बाद लास्ट मोमेंट में मेरे पापा ने बोला कि यार बीए मत करो, अगर बीए करोगे और बीए करने के बाद कुछ नहीं कर पाओगे तो क्या ऑप्शन है, बीएससी करो, कुछ नहीं करोगे तो बीएससी करने के बाद तुम ट्यूशन भी किसी को पढ़ाओगे ना तो साइंस की वैल्यू है, या फिर किसी भी डॉक्टर के पास अगर तुम कंपाउंडर बनना चाहते हो तो जियोलॉजी बॉटनी बीएससी में पढ़े रहोगे, तो उसके पास कम से कंपाउंडर बन के कुछ कर लोगे, बाद में कुछ अर्जी फर्जी सर्टिफिकेट लेके एक झोला छाप गांव का डॉक्टर बन जाना। तो उन्होंने बोला कि बीए छोड़ दो, बीएससी करो। तो जब अपने पास कुछ क्लियरिटी नहीं रहती है ना, तो ऐसे ही सब बातों से हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो मैंने फिर पापा की बात मानी, और फिर लास्ट मोमेंट पे हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो पीजी कॉलेज है, पीजी कॉलेज गाजीपुर में, मैंने उसमें फार्म भरा,
क्योंकि कुछ भी सर्वाइवल के लिए हमें चाहिए, हमें करियर, पैशन और वो सारी चीज़ें तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं थी भाई, आपको मिल जाए वैसे ही। और दूसरा था नेवी का एग्ज़ाम। लकली मैंने नेवी का लेटर आ गया किसी के हेल्प से, एंड मैं नेवी की तैयारी का बहुत अच्छा से प्रिपेयर किया तैयारी के लिए, पढ़ाई करना, रनिंग करना, सब कुछ। और गया लखनऊ में एग्ज़ाम था, नेवी का एग्ज़ाम भी अच्छे से दिया, मैंने उसमें क्वालिफाई हो गया। फिर इसके बाद फिजिकल वगैरह था, फिजिकल में भी अच्छा हो गया, सब कुछ हो रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि अब मेडिकल होगा और इसके बाद सारे जगह का 1 महीने बाद नेशनल लेवल की लिस्ट बनेगी और 100% मेरा उसमें आ जाएगा। जैसे डॉक्टर जो आर्मी वाला था, डॉक्टर नेवी का नहीं था, वो चेक कर रहा था सारा मेडिकल, उसमें जो है यार ये लड़का छोटा लग रहा है। फिर उसने जब बुलाया मुझे, सब कुछ हो गया था, फिर वापस बुलाया, मैंने तो यार एक बार लंबाई नापता हूँ। लंबाई नापा तो मेरी लंबाई छोटी हो गई, बोला नहीं होगा, इसका फॉर्म रिजेक्ट कर दो। और दैट वाज लाइक टर्निंग पॉइंट। और उसके बाद रिजेक्ट होने के बाद डेफिनेटली आप होपलेस हो जाते हो, क्योंकि हमारे तरफ एक ही कैरियर स्कोप रहता था यूपी में, जो क्लियर रहता था बच्चों को कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास करो और एयरफोर्स ने भी आर्मी में जाओ, एक ही ये जॉब रहती थी हम लोग के लिए। तो मैं उससे भी रिजेक्ट हो गया। तो मुझे लगता था कि यार सब कुछ अंधकार में हो गया है, अब मैं क्या करूँगा। बट सेम टाइम पे मोटिवेटेड भी था कि नहीं, मैंने वहाँ पे अच्छे से किया है, क्वालिफाई किया, अब उधर नहीं हुआ तो क्या हुआ, अब मुझे क्लियर करके फोकस करना है कि मुझे कुछ तो करना है, कुछ तो मुझे हासिल करना है। क्या करना है कोई क्लियरिटी नहीं है। फिर इसके बाद बीएससी में ऑलरेडी एडमिशन लिया हुआ था और फिर मैं आया और बीएससी में मैं फोकस हो गया। बीएससी जब मैं ले रहा था उस टाइम पे मेरे सीनियर का एक बहुत ही राइट टाइम पे एडवाइस आया। मैंने सोचा था कि हाई स्कूल में साइंस में प्रॉब्लम रही है, इंटरमीडिएट में मेरा केमिस्ट्री में फेल रहा हूँ, एडजस्ट करके पास हुआ हूँ, और फिर बीएससी ले रहा हूँ, इसमें भी केमिस्ट्री में फेल हो गया, तो फिर क्या होगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, जियोलॉजी बॉटनी लूँगा और केमिस्ट्री हटा के सेरिकल्चर, मिलिट्री साइंस और कोई सब्जेक्ट लूँगा। तो मेरे सीनियर से एडवाइस लेने गया कि मैं ये राइट कर रहा हूँ या रॉन्ग कर रहा हूँ। पापा को कुछ पता नहीं, रिलेटिव कोई है नहीं, किसी और से एडवाइस मांग नहीं सकते। लकीली हमारे दूर के गांव का ही एक सीनियर था, तो उससे पूछने गया। उस पर्सन ने मुझे बोला कि अगर केमिस्ट्री छोड़ के बीएससी करोगे तो वो बीएससी फुल बीएससी नहीं रहेगी और उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट होती है, तो तुम छोड़ो मत। तो उसको अपनी रियल प्रॉब्लम बताया कि मैं कहाँ कितना स्ट्रगल किया हूँ और डर लग रहा है केमिस्ट्री से। तो बोल रहा कि तुम मेहनत करो, उसकी कोचिंग करो, उस पर ज़्यादा फोकस करो, बट बीएससी में केमिस्ट्री मत छोड़ो। एंड वो बहुत राइट डिसीजन था। फिर मैंने केमिस्ट्री नहीं छोड़ा। फिर मैंने क्या किया कि केमिस्ट्री पे मेरा जो फोकस था और ज़्यादा बढ़ गया। केमिस्ट्री की मैंने ट्यूशन ले ली, जियोलॉजी बॉटनी की ट्यूशन नहीं ली, क्योंकि वो जियोलॉजी बॉटनी कोई ट्यूशन भी नहीं पढ़ाता था मेरे यहाँ उस टाइम पे। बट केमिस्ट्री पे ट्यूशन ले ली, केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस हो गया कि इसमें फेल नहीं होना है मुझे, और जियोलॉजी बॉटनी भी अच्छे से पढ़ता था। सो राइट टाइम पे एडवाइस लेना कैरियर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बीएससी के टाइम पे मैंने जब अपने मेरे गांव के कुछ सीनियर थे जो बीएससी में एडमिशन पहले लिए थे, उनसे मैंने पूछा, तो वो लोग क्या बोले, हमको बोलने से पहले मेरे पापा को डराने लगे कि बीएससी में 10 से 12% रिजल्ट बनता है। मतलब 300 लड़के पास जब जाते हैं तो सिर्फ 50-60 लड़के किसी तरह पास होते हैं, बाकी सब लड़के हट जाते हैं। तो ये बीएससी लेके बहुत बेकार कर रहा है, बीएससी मत लीजिए, सबके बस का नहीं होता है। तो वो सबसे ज़्यादा डरा दिए। दूसरा सीनियर था, बोला कि नहीं यार कर लोगे, तुम केमिस्ट्री भी लो, ठीक है। तो राइट पर्सन से एडवाइस लेना भी ज़रूरी है। कोई राइट पर्सन नहीं है तो भी आप 4 लोगों से मिलिए। जो लोग डिस्करेजिंग बात करते हैं तो उन पर थोड़ा सा कम फोकस कीजिए, बट राइट एडवाइस लीजिए। बट वहाँ पे भी क्लियरिटी नहीं थी कि अच्छा मैं केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी ले रहा हूँ तो किस एरिया में जाना है। बट इतना मेरा सीनियर बताया था कि केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी लोगे तो सारे मेजर कंपटीशन में यूज होती है। अगर तुम मेडिकल में जाओगे तो केमिस्ट्री यूज होगी ही होगी, अगर तुम टीचिंग में जाओगे तो भी केमिस्ट्री यूज होगी। फर्दर कहीं भी जाओगे, इंडस्ट्री वगैरह में कहीं कुछ जाते हो तो भी केमिस्ट्री का यूज है। तो वहाँ पे क्लियरिटी थोड़ा सा आई थी, बहुत क्लियर नहीं थी, ब्लर थी कहेंगे, बट थोड़ा सा क्लियरिटी आई। तो मैंने केमिस्ट्री चूज किया एंड देन मैंने काफ़ी फोकस किया केमिस्ट्री पे। बट बीएससी वाज रियल स्ट्रगल, द बिग स्ट्रगल। मुझे पता नहीं था कि इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। गांव से गया हूँ, भोजपुरी बोलते हैं हम, हिंदी भी नहीं बोलना आता है, ऊपर से इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है, सब्जेक्ट वीक है, हमारा स्कूल वीक।
अब वहाँ पे जाके हमें अच्छे से पढ़ाई करना है। 15 किलोमीटर दूर रहता था, बट एटलीस्ट वहाँ पे रूम लेकर आना शुरू किया एंड देन आई पुट माई 100% एफर्ट। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो बहुत सारे वीडियो में एक प्लेलिस्ट है मेरी किताब का एक पन्ना, उसमें शेयर किया हूँ ईच एंड एवरीथिंग, यू शुड गो एंड वॉच दैट। सो किसी तरह फिर मैंने अच्छे से मेहनत किया एंड आई बिकम वन ऑफ द गुड, जो टॉप स्टूडेंट होते हैं, टॉप 10-20 स्टूडेंट, उसमें से मेरा नंबर आया और अच्छे से मैंने बीएससी कंप्लीट किया। अब यहाँ पे जो लोग 10th 12th या बीएससी में हैं उनको एक क्वेश्चन आता है कि भाई केमिस्ट्री से कहाँ कहाँ स्कोप है। ओके, सो इस डिटेल में नहीं जाऊँगा, उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, बट इतना बता दूँ कि केमिस्ट्री हर जगह है, बस हमें दिखती नहीं है। आप कुछ भी लाइफ की चीज़ें उठा के देखिए, एवरीवेयर इज केमिस्ट्री। ये ग्लोब है, इसके ऊपर कौन सा पेंट चढ़ाया जाएगा, कौन सी पेंटिंग होगी, शाइनिंग भी रहे, ज़्यादा दिन भी चले, वाटरप्रूफ भी रहे, एवरीथिंग बिहाइंड दिस इज़ केमिस्ट्री। हर एक चीज़, इसके ऊपर जो गोल्डन कोटिंग है, इसके पीछे भी केमिस्ट्री है। ये हम जो नेचुरल लुकिंग ग्रीन प्लांट बना रहे हैं, इसके अंदर कौन सा कलर हम डालेंगे कि जो रियली नेचुरल दिखे। सो एवरीथिंग इज जस्ट केमिस्ट्री। इस यहाँ का कलर, कोई भी चीज़, फार्मा, बायोटेक, एवरीवेयर इज जस्ट केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री का स्कोप हर जगह, प्राइवेट सेक्टर में भी, टीचिंग सेक्टर में भी, रिसर्च के सेक्टर में भी। इस रिजेक्शन के बाद बीएससी में एडमिशन ले लिया, सब कुछ हो गया। अब पापा का अलग एडवाइस था, हमारे सीनियर्स का अलग एडवाइस था, बट स्टिल मेरा जो पाथ था, कैरियर पाथ था, क्लियर नहीं था। मेरा जो गोल है वो क्लियर नहीं था। तो एक जो मिनिमम गोल में बनाया था कि चलो बीएससी ले लेते हैं और फिर इसके बाद इलाहाबाद जाके और हम एसएससी की तैयारी करेंगे। जो एसएससी 2 लेवल पे होती है, एक स्कूल लेवल पे होती है 10th या 12th पे, और एक ग्रेजुएशन लेवल पे होती है। तो मैं सोचा एसएससी की तैयारी करेंगे जो लोअर लेवल की होती है, और किसी न किसी तरह निकाल तो लेंगे उसको। प्लस साथ में ही जितने सारे रिसोर्सेज थे, जो भी मेरे सीनियर थे, सबको मतलब सबसे एडवाइस लेता रहता था मैं कि क्या और स्कोप है, किधर मैं जा सकता हूँ। सजेशन के लिए ऑलवेज मैं अप्रोच करता रहता था। मेरे पापा का सजेशन था कि भाई तुम इसके बाद बीएड कर लो, बट बीएससी करते करते उसी टाइम पे हमारे सिस्टर की शादी हुई, तो जो नए रिलेटिव थे उसमें से एक आध लोग एमएससी कर रहे थे बीएचयू से। तो उन्होंने सजेशन दिया कि एमएससी कर सकते हो बीएचयू से। और उसी टाइम पे जो टीचर्स, कई बार ना बहुत सारे टीचर जो पढ़ाते नहीं हैं, कई बार आके क्लास में कई बार लेक्चर देते हैं लाइफ का, कैरियर का, बहुत सारी चीज़ें। वो सारी चीज़ें ना बहुत बार बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत इम्पैक्टफुल रहती है। और उसी टाइम पे एक भट्टाचार्य करके टीचर थे, जो अभी प्रेजेंट टाइम में बीएचयू के प्रोफेसर हैं, बीएचयू केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। उस टाइम पे वहाँ पे लेक्चरर थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा सजेशन दिया कि एमएससी केमिस्ट्री से करते हो तो क्या क्या कैरियर है, कहाँ से करना चाहिए, और करो तो अच्छी जगह से करो। तो जो हमारे रिलेटिव थे वो टीचर सबकी बात सुन के आया कि यार हमें एमएससी केमिस्ट्री से करना चाहिए। और उसी टाइम पे जो मेरा कैरियर ऑब्जेक्टिव था एसएससी वाला, वो थोड़ा सा फर्दर मूव कर गया कि एमएससी कर लेंगे तो क्या क्या स्कोप है। एमएससी करने के बाद एक तो हम इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, क्लियरिटी नहीं थी, बट ये था कि इंडस्ट्री की जॉब वहाँ से मिलती है। प्लस अगर कुछ नहीं हुआ तो हम हाई स्कूल, इंटर कॉलेज के जो लेक्चरर होते हैं, जो इलाहाबाद बोर्ड से सिलेक्शन होता है, वो तो मैं निकाल ही लूँगा, अच्छे से करूँगा। तो ये ऑप्शन आया कि अब मुझे एमएससी करना है केमिस्ट्री से। और उसी टाइम पे कुछ लोग मुझे पुश कर रहे थे कि मेडिकल की तैयारी करो। तो अगेन मेडिकल में इसलिए नहीं जाना चाहता था कि लोग मुझे बताते थे बहुत पैसा लगेगा, बट कई बार हमें इस सोचना नहीं चाहिए। हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर मेडिकल में निकाल लिया तो क्या कर सकता था, तो वो रिजल्ट भी सोच के जाना चाहिए। कई बार पैसा इधर उधर से आ ही जाता है। पापा अपना बीएड वाले कर रहे थे, तो बीएड का भी फार्म भर दिया, एमएससी का भी फार्म भर दिया। और एमएससी का कुछ ही जगह से फार्म भरा था, जो मेरी स्टूपिड मिस्टेक थी। कई एक जगह से फार्म नहीं भरना चाहिए, गड़बड़ हो जाता है उस टाइम पे। बट दोनों फार्म भरा और अच्छे से तैयारी किया। बीएचयू में मेरा एडमिशन हो गया केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। बट वहाँ जाने पे तब पता चला कि वहाँ की जो रियल स्ट्रगल है वो और भी बहुत बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। क्यों
क्योंकि हम पीजी कॉलेज गाज़ीपुर में पढ़ रहे थे, किसी तरह बहुत स्ट्रगल करके किसी तरह अच्छे मार्क आए थे। जब बीएचयू में गया तो वहाँ पे टॉप टैलेंटेड लड़के आए हैं ऑल ओवर द इंडिया से, ऑल ओवर द स्टेट से, और सबका लेवल एकदम सुपर हाई है। मैं कैटेगरी का स्टूडेंट्स बहुत वीक, नीचे किसी तरह एडमिशन हुआ था। तो डिफरेंसेस वर सो हाई एंड इतना ज़्यादा टफ था और इतना ज़्यादा स्ट्रगल, मतलब प्रॉब्लम हुई कि टीचर ने मुझे भरे क्लास में बोल दिया, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, पैसा बर्बाद मत करो, छोड़ दो, एमएससी मत करो, ऐसे बोल दिया था। जो मेरे सीनियर थे, अब मेरे डिस्ट्रिक्ट के, मैं उनके कनेक्शन में था, तो बोले डोंट वरी, कुछ चिंता मत करो, एक सब्जेक्ट नहीं आ रही है, उस सब्जेक्ट को ही साला छोड़ दो, दूसरी सब्जेक्ट इतना तैयार कर लो कि पासिंग मार्क आ जाए। तो घबराओ नहीं, अभी साल भर का टाइम है, यू कैन मैनेज इट। मेरी ये हालत थी कि छोड़ दूँ एमएससी। तो ये सारी प्रॉब्लम जब शेयर करता था अपने जानने वालों से, अच्छे कोई सीनियर से शेयर करो तो रियली लोग अच्छा एडवाइस देते हैं। और उनकी वजह से फिर मैं वहाँ पे रहा और फिर अच्छे दोस्त बनाया, अच्छे से पढ़ाई पे फोकस किया। और रियली मेरे जो बैच का जो ग्रुप था ना, अगर आप हेल्प मांगो तो हमारे बैच में सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे। और हमारे कुछ क्लोज दोस्त तो रियली, जैसे मंतुल्ला था, एक अशोक करके लड़का था, बहुत सारे और भी दोस्त थे, तो रियली मेरी हेल्प की ईच एंड एवरी वे में। दीपक कनौजिया था। और मेरा जो शेड्यूल, कंसिस्टेंसी और जो मेहनत थी ना, फिर इतना मैंने एफ़र्ट लगाया फर्स्ट ईयर में, इतना एफ़र्ट लगाया ना कि रियली ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और बीएचयू रियली ऐसा प्लेस है, मेरा ड्रीम है कि मेरा कोई रिलेटिव, मेरे घर के लोग कोई बीएचयू में जाके पढ़े, कि इतना ट्रांसफॉर्म हुआ ना कि अनबिलीवेबल। मैं कॉन्फिडेंट, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो एकदम निगेटिव था वो एकदम सुपर हाई हो गया। कैंपस से प्लेसमेंट हो गया, जॉब लग गई। फिर ऊपर से जो मेरी लाइफ का सबसे जो बेस्ट पीरियड मैं बोलता हूँ 2 साल, वो मेरा बीएचयू का था। जो लाइफ इंजॉय भी किया, मस्ती भी किया, फ़न भी किया, पढ़ाई भी किया, जॉब भी लिया, सब कुछ मतलब वहाँ से। तो मेरा नेट एलएस वगैरह भी हुआ। तो हाथ में जॉब थी और एक आध दो टीचर भी मुझे अप्रोच किए थे, बोल सजेस्ट कर रहे थे कि तुम पीएचडी करो, कंपनी में मत जाओ। बट मेरे पास जो ऑप्शन था, मेरा घर को सपोर्ट चाहिए था। और मेरे पापा जो मेरे लिए 2000 के जॉब के लिए सोर्स लगाते थे, 1500 की जॉब कहीं मिल जाए हमारे लड़के को, ये सब सोर्स लगाते थे। जब उनको लगा कि यार ये 10-15 हज़ार की जॉब ले लिया है ऑलरेडी कैंपस से, तो वो तुरंत बोले बेटा छोड़ने का नाम मत लेना। हालांकि मैं सोच रहा था कि पीएचडी करूं। उनको जॉब लगने से के 3 दिन तक मैंने उनको नहीं बताया था। अचानक उनका हॉस्टल पे कॉल आया दोस्त के मोबाइल पे और उसने बता दिया, और उसी रात वो दमक के चले आए हॉस्टल पे, बोले छोड़ने का नाम मत लो, ये सब और चुपचाप कंपनी ज्वाइन करो, और अब शादी विवाह करना है। उनका अपना ड्रीम चलने लगा। मैंने वैसा ही किया कि मैंने कंपनी ज्वाइन कर लिया। सो एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि जब हम केमिस्ट्री चूज करते हैं तो केमिस्ट्री में मेन कोर हमें कौन सा चूज करना होता है? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो ये मेजर 4 कोर होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल। बहुत सारे और भी कोर आ गए, कंप्यूटेशनल। तो मेन कोर आपको कौन सा चूज करना है? बीएचयू में जाके इतनी क्लियरिटी हो गई थी कि भाई यहाँ से कंपनी आती है, डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाता है। और तो हमें दोनों ऑप्शन चूज करना था कि मुझे एकेडमिक में रहना है, मतलब टीचिंग लाइन में जाना है तो भी स्कोप ठीक हो, और इंडस्ट्री में जाना है तो भी स्कोप रहना चाहिए। तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन था वो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चूज करते हो तो दोनों उसमें ऑप्शन है। फिजिकल सुपर हार्ड थी भाई, फिजिकल में दोबारा नहीं जाना था मुझे, क्वांटम पढ़ने और ये सब। इनऑर्गेनिक का स्कोप कम था इंडस्ट्री में, तो इसलिए इनऑर्गेनिक को निकाल दिया मैंने साइड। तो फिर था कि आइदर ऑर्गेनिक या एनालिटिकल। सो बीएचयू में क्या होता था कि जब फाइनल कोर लेने के लिए हम लोग सेकेंड ईयर में चूज करते हैं तो एक कोर में मैक्सिमम 15 स्टूडेंट रह सकते हैं। तो कुछ लड़के अपना फिजिकल, सो ऑर्गेनिक की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती थी, तो सब फिर मेरिट के बेसिस पे होता था। तो उस पर कहीं भाई 19 से 20वें नंबर पे था, तो मेरा नहीं हुआ। तो फिर मैं एनालिटिकल चूज कर लिया, क्योंकि एनालिटिकल से एटलीस्ट इंडस्ट्री में स्कोप है। एंड वैसा ही हुआ कि फिर मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया और मैं टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के एनालिटिकल डिवीज़न में, क्वालिटी कंट्रोल डिवीज़न में चला गया।
ज्वाइन कर लिया जॉब। टाइम हम लोग को क्लियरिटी नहीं रहती कि फार्मास्यूटिकल्स में जो जॉब होती है सब अलग अलग तरीके की जॉब होती है और सबका जो लेवल होता है अलग होता है। जो आपकी जो रिसर्च और जो आपकी जो स्किल्स है, आपकी नॉलेज है, जो उस कितना होना चाहिए उस जॉब के लिए, वो सब भी अलग अलग रहता है। तो मुझे उस टाइम पे कुछ पता नहीं था, ऐसा लगता फार्मास्यूटिकल्स में एनालिटिकल की एक ही जॉब होती है, बट बहुत वैरायटी ऑफ जॉब होती है। आप पहले जीएमपी फैसिलिटी में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, क्यूए में है, क्वालिटी कंट्रोल में है, या क्वालिटी एश्योरेंस क्यूए बोलते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में है। आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो, बायोटेक इंडस्ट्री में हो, माइक्रोबायोलॉजी इंडस्ट्री में हो, केमिकल इंडस्ट्री में हो, पेंट इंडस्ट्री में हो, सब जगह अलग अलग रिक्वायरमेंट होती। सॉरी, तो हमें ये क्लियरिटी नहीं थी, तो हमने ज्वाइन कर लिया। वहाँ जाके मैंने खूब काम किया, खूब सीखा। जहाँ 8 घंटे की ज़रूरत थी वहाँ पे मैं 12 घंटे काम करना, 10 घंटे काम करना। मुझे लगता था कि जो चीज़ मैं रात में सीख सकता हूँ किसी सीनियर के साथ, उसके साथ मैं रात में सीखने चला जाता था। तो मैंने 1 साल बहुत अच्छे से सीखा। फिर लगा कि यार यहाँ पे जो है ग्रोथ मेरी जो है वो पीएचडी रहती तो ज़्यादा होती और मुझे आरएनडी सेक्टर में रहता तो ज़्यादा होता। तो मेरा दिमाग में खुजली होने लगी। तो एक तो ये रीज़न था कि और मुझे ग्रोथ चाहिए, पीएचडी मुझे करना है। दूसरा, जो पोटेंशियल मैं नहीं देख पाया, बहुत सारा जो फार्मा में ना जो पोटेंशियल है ग्रोथ का, वो आपकी पर्सनालिटी डिपेंडेंट है। आप मास्टर एमएससी हो ना तो भी आप बहुत हाई लेवल तक जा सकते हो। तो वो चीज़ें हमें नहीं दिखाई दी। मुझे लगा कि पीएचडी करूँगा तभी आगे ग्रोथ होगी। थर्ड जो इन्फ्लुएंस था कि मेरे सारे जो दोस्त थे कहीं ना आईआईटी से, आईसर से या सीएसआर लैब से, बड़ी बड़ी जगह से इंडिया में पीएचडी कर रहे थे। मुझे लगा यार हमें भी कहीं पीएचडी करना चाहिए। सो फाइनली उस टाइम पे मेरे पास नेट एलएस था, जेआरएफ नहीं था, उसको करने का मेरे पास, जेआरएफ निकालने के पास मेरे पास टाइम भी नहीं था क्योंकि कंपनी में हमेशा काम करना पड़ता था। तो मैंने प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट जो जेआरएफ होते हैं उसकी तरह मैंने ज्वाइन किया लखनऊ में। और जो हमारे टीचर थे वो केमिस्ट्री के टीचर थे, बट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे काम करते थे। सो पीएचडी का जो मेजर एक सब्जेक्ट होता है ना, हम बोलते हैं केमिस्ट्री में, बट जो रिसर्च एरिया होती है ना बहुत नैरो डाउन करके बहुत थोड़ी सी हो जाती है। और कई बार आप हार्डकोर केमिस्ट्री में पीएचडी नहीं कर रहे हैं, आप इंटरफेस पे पीएचडी कर रहे हैं, लाइक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, या केमिस्ट्री का नॉलेज है बट आप बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में काम कर रहे हो। तो कई बार एरिया ओवरलैप हो जाती है और उसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। तो वहाँ पे गया तो पता चला कि वो केमिस्ट्री के हैं, केमिस्ट्री में काम करते हैं, बट जो मुझसे काम कराना चाह रहे हैं वो कंप्लीट बायोलॉजिकल एरिया में कराना चाह रहे हैं। एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री कहेंगे या बायो एनालिटिकल केमिस्ट्री कहेंगे, इस तरह का काम है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी सिर्फ यूज करेंगे, ये टेक्निक यूज करेंगे, बट काम रहेगा ब्लड प्लाज्मा पे, यूरिन पे, मसल्स पे, कैंसर में, इस तरह का। तो एक थेसिस दिया समझाने के लिए कि ये समझो, देखो क्या है, पढ़ो। दिन भर बैठ के पढ़ा उनके लैब में, कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो बोले कि क्या लगता है, मैं कि ये चीज़ मैं नहीं जानता हूँ ये सब क्या है, बट मैं कर लूँगा, मेरा ये सब क्वेश्चन है और ये सब क्वेरी है। तो बोले केमिस्ट्री में तुम रजिस्ट्रेशन करा लो, एनालिटिकल के हो तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का काम करेंगे। तो वहाँ पे मेरा काम जो मेन फोकस हो गया आगे, वो एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट, एनएमआर का से कैसे स्ट्रक्चर निकालना है, एनएमआर से कैसे क्वांटिटेशन करना है, एनएमआर से, और एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट में हो गया। और उसका एप्लीकेशन बायोलॉजिकल साइड में कि कोई पस का सैंपल है, ब्रेन में किसी का पस हो गया है, लिवर में पस हो गया है, या डिफरेंट डिजीज कंडीशन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई अमीबा का इन्फेक्शन है, तो उसका केमिकल कंपोजिशन निकाल के कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो पूरा मेरा जो एप्लीकेशन है बायोलॉजिकल साइड आ गया। तो जब आप इस तरह काम करते हो और क्लियर थोड़ा सा पाथ नहीं रहता है, क्लियर गाइडेंस नहीं रहता है, तो कई बार आप ज़्यादा फोकस बायोलॉजी में चले जाते हो, या बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है ज़्यादा, फिर कुछ केमिस्ट्री छोड़ के कुछ और भी पढ़ना पड़ जाता है। तो जो वो मेरा कंप्लीट रिसर्च था वो बायोमेडिकल रिसर्च कहेंगे, बायोमेडिकल रिसर्च था, और एनएमआर, और उसी के साथ साथ कुछ लोग एमआरआई भी करते थे। तो मेरा काम नहीं था, बट मैं भी सीखता था कि फिर एमआरआई कैसे कर सकते हैं, कि एनएमआर एंड एमआरआई सेम।
तो इस तरह मेरा पीएचडी का काम रहा। सो पीएचडी मेरी कहेंगे कि अच्छी रही। मेरे पीएचडी से करीब 12-13 पब्लिकेशन है, 4-5-6 फर्स्ट ऑथर हैं, बाकी फर्स्ट और सेकेंड को ऑथर इस तरह करके हैं, तो ठीक ठाक पब्लिकेशन आए। बट जब मैं टोरेंट छोड़ रहा था तो वहाँ पे मेरा जो पाथ था वो क्लियर था कि मुझे जाना है, पीएचडी करना है केमिस्ट्री में, एंड आई हैव टू गेट बैक टू द इंडस्ट्री। और एनालिटिकल केमिस्ट्री ही ज़्यादा मेरा फोकस था और इंडस्ट्री में मैं काम करना चाह रहा था। तो ये था कि पीएचडी लेके रिसर्च एंड डेवलपमेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाऊंगा। जो जहाँ पे मैं था वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, तो वहाँ पे मेथड डेवलपमेंट वगैरह काम नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। आपके पास प्रोडक्ट आया, किसी ने मेथड डेवलप करके प्रोटोकॉल बनाया है, उसको पढ़िए, टेस्ट कीजिए, रिजल्ट सही आ गया, अप्रूव हो गया, मार्केट में ड्रग रिलीज हो गई। तो आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला काम नहीं करते हैं, आप मतलब रूटीन काम करते हो। तो मेरा था कि पीएचडी करने के बाद मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाऊंगा जहाँ पे अच्छी ग्रोथ है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था। बट जब पीएचडी में आया तो मेरा थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव चेंज भी हो गया। वहाँ पे देखा कि यहाँ से लोग बाहर भी जा रहे हैं, यहाँ से हम अच्छा सा जॉब ले सकते हैं एज ए साइंटिस्ट, एज ए लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सब भी ऑप्शन में अच्छा हो गया है, अब हम ले सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो अब इसके बाद अप्लाई करते हैं। तो हर जगह अप्लाई कर रहा था, साइंटिस्ट जॉब के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेक्चर के लिए और इंडस्ट्री जॉब के लिए भी। बट इंडिया में इंडस्ट्री जॉब मिलना तो थोड़ा मुश्किल है, पीएचडी के बाद स्पेशली। अभी का सिचुएशन बेटर हो गया है, बट पहले और भी थोड़ा मुश्किल था। असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट जॉब मिलना तो सुपर मुश्किल है, क्योंकि पीएचडी हमारे पास बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ़ पोजीशन बहुत कम है। और ऊपर से कोई पोजीशन भरो तो स्टे लग गया, भरो स्टे लग गया, भरो स्टे लग गया, और 10-10 साल स्टे ही लगता रहता है साला। तो मैं रियली फ्रस्ट्रेट हो गया ऊपर से। तो क्या किया जाए, तो मैं अप्लाई करना शुरू किया पोस्ट डॉक के लिए, क्योंकि वह हमारे यहाँ से ट्रेंड था कि लोग बाहर चले जाते थे पोस्ट डॉक करने के लिए। किसी की अच्छी पीएचडी हुई है, उसके 4-5 अच्छे पब्लिकेशन है, तो जो हम लोग काम करते थे वो सब बहुत हार्ड टॉपिक था, हार्ड ट्रेंड था, तो तुरंत हम लोग को कहीं ना कहीं बाहर पोस्ट डॉक पोजीशन मिल जाती थी। तो मेरा बाहर आने का कभी नहीं मन था, तो अप्लाई किया। तो अब जो मेरा जो पोस्ट डॉक में जो एरिया है, रिसर्च है, वो किस में था। अगेन अब पीएचडी के बाद जो बाहर की जो मैं जहाँ अप्लाई कर रहे हैं वहाँ हर जगह उसी से रिलेटेड है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट का के नहीं अब उसमें कोई पोस्ट डॉक देगा, केमिस्ट्री का के उसमें मुझे पोस्ट डॉक नहीं देगा। अब मैं जाऊँ कि ओके मुझे सिंथेसिस में जाना है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, तो मुझे अब कोई पोस्ट डॉक नहीं देगा, क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक सिंथेसिस नहीं किया है। मैंने टोरेंट में एनालिटिकल किया, देन पीएचडी में भी एनालिटिकल की तरह काम किया, तो अब मुझे उसी से रिलेटेड जॉब मिलेगी। या तो एग्जैक्टली सेम रिसर्च एरिया में, सिमिलर रिसर्च एरिया में कोई काम कराए तो वो मुझे हायर करेगा, क्योंकि ऐसा काम किया है पर्सन और इसके पास पब्लिकेशन है, स्किल्स है, तो ये आके हमारे लैब में ऐसा काम सेटअप कर सकता है। तो पोस्ट डॉक वाली जो एरिया है वो कम्प्लीटली सब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं रहती है, आपकी स्किल डिपेंडेंट रहती है। अब आपकी स्किल्स हार्डकोर केमिस्ट्री में है, सिंथेटिक केमिस्ट्री में है, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में है, क्वांटम में है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में है, या स्पेसिफिकली उसमें भी किस एरिया पे आपका टारगेट है। सिंथेसिस में भी बहुत सारी मेजर एरिया है, तो किस एरिया में है, तो वो भी फैक्टर रहता है। तो हमारा फिर अगेन वही हो गया कि हमें ये सब डिजीज़ डायग्नोसिस, एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट इस तरह किया था, कैंसर मेटाबॉलिज्म, तो फिर ऐसे ही एरिया में हमने अप्लाई करना शुरू किया। एंड मुझे 2 पोस्ट डॉक पोजीशन मिल गई, 2-3 मिल गई थी बेसिकली, तीसरी मतलब कैंसिल कर दिया क्योंकि वहाँ पे नहीं जाना था। तो 2 मेरे पास ऑफ़र थे, दोनों में से चूज करना था। दोनों सिमिलर थी कि आपको पेशेंट्स का सैंपल आएगा, माउस का सैंपल आएगा, या ये सब करना है, और फिर उसको एमआरआई करना है, एनएमआर करना है, उसकी मेटाबॉलिज्म स्टडी करनी है, डिजीज़ डायग्नोसिस के लिए, डिजीज़ अंडरस्टैंडिंग के लिए, डिजीज़ पैथोलॉजी को अच्छे से समझने के लिए। तो जॉन हॉपकिंस में एज ए मैं पोस्ट डॉक रिसर्च आया। एक चीज़ हम लोग को हमेशा ध्यान देनी चाहिए कि जो मास्टर लेवल पे हम लोग कोर चूज करते हैं ना, वो हम लोग के दिल के बड़े क्लोज हो जाता है। कहीं ना कहीं से हमारा माइंड ना हमेशा उसी एंगल को देखता है, उसी एंगल में अपने आप को ले जाता है। जैसे मेरा एनालिटिकल का था, जब पीएचडी करने गया तो सब लोग रिसर्च में अच्छा हम लीवर पे काम कर रहे हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं।
बट मैं, अच्छा लीवर पे तुम काम कर रहे हो, मेटाबोलाइट क्वांटिफाई कर रहे हो, तो एक्यूरेट है? जो क्वांटिटेशन है वो एक्यूरेट है? नहीं। तो हमेशा मेरा क्वांटिटेशन, एनालिटिकल मतलब थिंकिंग उसमें जाती थी, एनालिटिकल मेथड सही है कि नहीं है, इस मेथड को वैलिडेट किया गया है कि नहीं है, ये मेथड का अप्रोच सही है कि नहीं है, तो उसमें हमेशा मेरा रहता था। तो हमेशा मैं टेक्निक, फिर इसकी वजह से मैंने पीएचडी के टाइम पे प्लांट साइंसेज, बायोलॉजी में भी, केमिस्ट्री में भी, फार्मा में भी, हर तरह के काम किया। तो जब पोस्टडॉक में आ गया तो पोस्टडॉक में हमारा जो काम था वैसा ही काम था। फिर ये सारी मेथडोलॉजी को लगाना है सेल्स स्टडी करने में, सेल्स की मेटाबॉलिज्म स्टडी करने में। अब कोई जीन को क्या होता है सारा जो जीन्स एंड प्रोटीन से सारी चीज़ें होती है, उसका इंड प्रोडक्ट जो होता है वो मेटाबोलाइट्स होता है। तो अगर कोई जीन्स को सप्रेस करेंगे या ओवर एक्सप्रेस करेंगे तो कोई ना कोई मेटाबोलाइट चेंज होगा, कोई ना कोई पाथवे चेंज होगा। तो बायोलॉजिस्ट वो काम कर रहे हैं, तो हम इमेजिंग से, एनएमआर से ये देख रहे हैं कि कैसे इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। और लाइव सेल्स में, लाइव एनिमल में कैसे एनएमआर और एमआरआई से हम लोग उसको और समझ सकते हैं। तो मेन जो मेरा काम था कैंसर रिसर्च, बायोमेडिकल रिसर्च और क्लिनिकल सैंपल, प्री क्लिनिकल सैंपल्स, सेल्स, माइस, रैट, ये सारे सैंपल्स पे था। तो कंप्लीट कहेंगे बेसिक साइंस ही था, प्री क्लिनिकल बायोमेडिकल रिसर्च कहेंगे। जैसे जीनोग्राफ्ट बनाते हैं, पेशेंट ड्राइव्ड जीनोग्राफ्ट बनाते हैं, जिसमें कि ट्यूमर सेल्स माइस के अंदर लगा के ग्रो करते हैं, देन उसकी मेटाबॉलिज्म स्टडी करते हैं। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स मेटाबॉलिज्म स्टडी मैं करता था, बाकी बायोलॉजी के लोग अपना काम करते थे। एंजीनोमिक्स के लिए कभी हम लोग दूसरी लैब को भेज देते थे, एंड सारा डाटा हम लोग कंपाइल करते थे। सो यहाँ पे किसी भी पर्सन को क्वेश्चन आएगा और लगेगा कि यार हम पहले केमिस्ट्री पढ़ने गए, फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री हुआ, एनालिटिकल केमिस्ट्री तक ठीक था, फिर इसके बाद हम लोग बायो एनालिटिकल करते करते कैंसर की तरफ चले गए, फिर पोस्टडॉक में पूरा कैंसर मेटाबॉलिज्म पे किया। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी तो हुआ, थोड़ा सा बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी भी किया, सेल लाइन एंड सब बहुत सारी चीज़ें किए, जो फिर माइक्रोस्कोपी करते हैं, सारी चीज़ें। बट ये अगर आप ओवरलैप हो जाता है तो ये भी हुआ कि आप लाइक एक्सपर्ट ऑफ नॉन हो गए, मतलब थोड़ा थोड़ा सब किया बट एक्सपर्ट आप किसी एक चीज़ के नहीं है। तो क्या ये अच्छा है या बुरा है? जैसे मैं अगर कहूँ कि भाई पीएचडी के लिए गया, पीएचडी से मुझे पोस्टडॉक के लिए आ गया, तो ये सब तो अच्छा है कि इस एरिया में हॉट टॉपिक था, मुझे पोस्टडॉक भी जल्दी मिल गया हर एक। बट केमिस्ट्री के लोग सेम एरिया में इतने इजीली पोस्टडॉक नहीं मिलता था अगर हार्डकोर केमिस्ट्री में थे। बट अगर लॉन्ग टर्म करियर पाथ के हिसाब से देखें तो मेरा वो थोड़ा सा गड़बड़ भी रहा है। सो चलिए जैसे बताते हैं कि पोस्टडॉक के बाद मैं इंडस्ट्री में ट्रांजिशन करना चाह रहा था, क्योंकि पोस्टडॉक के टाइम पे जो मैं देखा कि मेरी कैरियर ग्रोथ नहीं है। पोस्टडॉक में टाइम पे सबसे मेरा वर्स्ट टाइम रहा है। पब्लिकेशन हुए हैं अच्छे, सब कुछ हुआ है, काम किया है, बट मेरा कैरियर डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लर्निंग डेवलपमेंट जिस ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हुआ। मैं टॉप प्लेस पे था जॉन हॉपकिंस में बट अच्छे प्रोफेसर के पास, बट वो नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे इंडस्ट्री में ट्रांजिशन करना है। तो जब आप इंडस्ट्री में ट्रांजिशन करने जाते हो देन वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि आपने पीएचडी में काम किया है, पोस्टडॉक में काम किया है। इस काम का रिसर्च में तो बड़ा डिमांड था, इंडस्ट्री में डायरेक्ट डिमांड है या नहीं है, कितनी जॉब है, क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें तब प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आप इम्यूनोलॉजी में काम कर रहे हैं या कैंसर बायोलॉजी के स्पेसिफिक एरिया में काम कर रहे हैं या फिर माइक्रोबायोलॉजी में काम कर रहे हैं, जीन थेरेपी में काम कर रहे हैं, वायरल थेरेपी में काम कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक एरिया में काम कर रहे हैं, देन वैसे ही अगर इंडस्ट्री में जॉब है तो आपका ट्रांजिशन बहुत ईजी हो जाएगा। बट हमने एनालिटिकल का काम किया, थोड़ा बायोलॉजी में, थोड़ा माइक्रोबायोलॉजी में, थोड़ा सा फार्मा में। तो अब मैं जब ट्रांजिशन कर रहा हूँ तो कौन सा मेरा मेजर एक्सपर्टीज है, तो वो प्रॉब्लम हुई और ट्रांजिशन में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई। फिर मुझे ये चूज करना था कि किस एरिया में मैं रहूँगा लॉन्ग टर्म, जस्ट उसी एरिया पे मुझे फोकस करना है, उसी के हिसाब से मेरा सीवी बनाना है और उसी के हिसाब से मुझे अप्रोच करना है।
देन आई डिसाइडेड कि चलो जहाँ और जॉब मिल जाती है टाइम बिंग के लिए वो ठीक है, बट एनालिटिकल केमिस्ट्री पे फोकस करो। और यही मेरी मेजर एक्सपर्टीज है, क्योंकि सारी एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो टेक्निक है मैं मास्टर में भी पढ़ा हूँ और मास्टर के बाद जो जॉब थी उसमें भी यूज किया हूँ, और कहीं ना कहीं पीएचडी में भी मेरा एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट रहा है, हालांकि वो ज़्यादा फोकस एनएमआर पे ही था। तो वैसे करके मैं इंडस्ट्री में आया। तो अभी जो मेरा करंट प्रोफाइल है एनालिटिकल केमिस्ट्री का है, और वो जैसे और हार्डकोर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के एरिया में है। तो उसमें मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इसलिए क्योंकि मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ, केमिस्ट्री जानता हूँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कैसे काम करती है ये मैं जानता हूँ, तो उस पर मैं टेक्निक अप्लाई कर रहा हूँ। तो एनएमआर भी तो मेजर एक्सपर्टीज़ है, तो एनएमआर तो मेरा मेजर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ यहाँ भी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी। बट उसके साथ साथ जैसे क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी, जीसी, एलसीएमएस, जीसीएमएस और एफटीआईआर, यूवी, पार्टिकल साइज, पीएच, जितने भी एनालिटिकल टेक्निक होती हैं केमिस्ट्री में वो सारी हमें यूज करनी पड़ती है। अब यहाँ पे कोई पूछता है कि इंडस्ट्री में पीएचडी के बाद क्या क्या एनालिटिकल केमिस्ट्री या केमिस्ट्री का स्कोप है। मैं कहूँगा कि फार्मास्यूटिकल्स में केमिस्ट्री का ही मैक्सिमम स्कोप है। अगर नहीं भी स्कोप है और केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं तो यू कैन डू इट, आपको जॉब मिल जाएगा। फार्मास्यूटिकल्स में भी 2-3 तरह का या मल्टीपल तरह का एरिया हो गई है। एक जो ट्रेडिशनल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है जिसको बोलते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। स्मॉल मॉलिक्यूल्स का मतलब जो हम लोग सिंथेसिस से छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाते हैं और वो ड्रग की तरह डेवलप होता है। तो फार्मास्यूटिकल्स में एक एरिया होती है ड्रग डिस्कवरी, जहाँ पे एक्चुअली मॉलिक्यूल को डिस्कवर किया जा रहा है, नया मॉलिक्यूल बनाया जा रहा है, उसका एक्टिविटी चेक किया जा रहा है, जिसमें पूरा कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, डॉकिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स सारी चीज़ें यूज होती हैं। सिंथेटिक केमिस्ट होते हैं वो यूज होते हैं, स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट होते हैं वो भी इनके कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। तो जो डिस्कवरी वाली एरिया है वहाँ पे एक केमिस्ट का काफ़ी डिमांड है। देन अगर कोई मॉलिक्यूल डिस्कवरी के बाद ये आता है कि अब उसको प्री क्लिनिकल स्टडी करना है एनिमल्स मॉडल्स में कि वो रियली मॉलिक्यूल किसी डिजीज़ के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे अब हमारा मॉलिक्यूल बनाएगा कौन? कोई भी केमिस्ट ही बना के प्यूरिफाई करके गुड क्वालिटी मटेरियल देगा। एनालिटिकल केमिस्ट उसकी क्वालिटी चेक करेगा हर स्टेप पे जहाँ भी ज़रूरत है। एंड देन उसके बाद जितनी स्टडी होती है वो बायोलॉजी वाले, बायोकेमिस्ट्री वाले, एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले सारी स्टडी करते हैं कि एनिमल पे इसकी टॉक्सिसिटी क्या है। फिर फार्मास्यूटिकल्स वाले आ जाते हैं जो फार्मेसी से हैं, उनका डोजिंग क्या करना है, कैसे करना है, जो भी डाटा आया एनिमल से वो सब में उसमें बाकी सारे कोर के लोग भी इन्वॉल्व हैं, बट केमिस्ट्री के लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं। केमिस्ट्री से हैं आप एक दूसरे से दूसरे में ट्रांजिशन भी कर सकते हैं। बायोलॉजी का पर्सन केमिस्ट्री में नहीं ट्रांजिशन कर सकता है, बट केमिस्ट्री वाला बायोलॉजी साइड में ट्रांजिशन कर लेता है। सो देन इसके बाद मॉलिक्यूल नेक्स्ट लेवल पे जाता है, फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल, फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। सो ये सारे क्लिनिकल ट्रायल जब होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बायोलॉजी और मेडिकल ये सब माइक्रोबायोलॉजी और फार्मेसी बैकग्राउंड के भी लोग रहते हैं। बट जब मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है हर एक फेज़ के लिए, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 के लिए, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है केमिस्ट की, केमिकल इंजीनियर्स की और एनालिटिकल केमिस्ट की। ये तीनों ही कंट्रोल करते हैं। तो जब भी मेरा करंट प्रोफाइल है ये यही है कि हमारी कंपनी क्लिनिकल ट्रायल के लिए मॉलिक्यूल्स बना के देती है, गुड क्वालिटी मॉलिक्यूल्स। तो उसको बनाने के लिए इंजीनियर्स चाहिए, केमिकल इंजीनियर्स चाहिए, केमिस्ट चाहिए, एनालिटिकल केमिस्ट चाहिए कंट्रोल करने के लिए। तो इस लेवल पे भी बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री का स्कोप है। एंड देन ये मॉलिक्यूल जब फेज 3 पास होके कमर्शलाइज होता है, देन अगेन ड्रग डेवलपमेंट में चला जाता है, ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाता है वो बेसिकली। कि अब हमारे पास जैसे कोई एक्टिव हमने तो ये ट्रायल कर लिया, बट अब इसका एक्चुअल फार्मूलेशन कैसे करना है, इसका टैबलेट बनाना है, सिरप बनाना है, इंजेक्शन बनाना है, ये सारी चीज़ें। फिर अगर टैबलेट बनाना है तो इसका बाइंडर कौन यूज करना है, कंप्रेशन, डिजोल्यूशन, ये सारी स्टडी जो है ड्रग प्रोडक्ट की स्टडी, वो अनदर बहुत बड़ी स्टडी होती है। तो वहाँ पे भी केमिस्ट्री का ठीक ठाक स्कोप रहता है।
केमिस्ट्री के जो लोग हैं मटेरियल साइंस से हैं वहाँ पे बहुत रोल रहता है। मटेरियल साइंस से और ये जी सिविल इंजीनियर्स रहते हैं कई बार, वो सब भी बहुत आते हैं। केमिकल इंजीनियर्स का अच्छा रहता है स्कोप, तो वहाँ भी ठीक ठाक स्कोप रहता है और वहाँ भी एनालिटिकल केमिस्ट का बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है। नेक्स्ट जब कमर्शलाइज हो जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग में, सो मैन्युफैक्चरिंग में कहेंगे कि हाई लेवल के केमिस्ट का ज़रूरत नहीं रहता है, बट बैचलर और मास्टर लेवल के केमिस्ट की बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है। आपको कौन सा साइंस एक्सपेरिमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है? The biggest volcano. वॉल्केनो। सो वॉल्केनो एक्सपेरिमेंट जो हम लोग इन हाउस करते हैं दैट इज़ ए केमिस्ट्री। What? यस केमिस्ट्री। सो उसमें हम लोग क्या डालते हैं, एक एसिड रहता है, एक I know. फिर I know one. उसमें सोप डालते हैं, फिर एक बेस की तरह चीज़ें डालते हैं एंड ट्राई टू क्रिएट ए गैस एंड सरफेस टेंशन की वजह से उसमें बहुत सारे बबल्स भर जाते हैं एंड देन करके निकलता है। सो दैट्स कॉल्ड द इन हाउस वॉल्केनो And एक्सपेरिमेंट। do you know what is my less favorite? क्या? It is growing the small bead into huge enormous bead. Yeah, that is called botany. Botany, वो टाइम लेती okay. है वो टाइम लेती है। बॉटनी इज ए, Man. ये था मेरा कैरियर जर्नी एंड फोकस ऑन केमिस्ट्री एंड कैसे केमिस्ट्री चूज किया एंड एक क्वेश्चन आता है, आई एम हैप्पी कैरियर केमिस्ट्री में चूज करके, क्या मैं हैप्पी हूँ? यस मैं हैप्पी हूँ, बट अगर ज़्यादा क्लियर कट गोल करके रहता तो थोड़ा इधर उधर जो मैंने टाइम वेस्ट किया वो नहीं होता, या फिर राइट टाइम पे थोड़ा डिसीजन लेता पोस्ट डॉक के टाइम पे या पीएचडी के टाइम पे कि किस एरिया में कब मूव करना है डिफाइंड वे में, तो मेरा काफ़ी टाइम बचता। और अभी जो मैं सीनियर साइंटिस्ट हूँ मे बी इस टाइम पे मैं डायरेक्टर लेवल पे और काफ़ी ठीक ठाक पोजीशन पे रहता। सो अगर अच्छे से आप डिसाइड करते हैं, उस गोल की तरफ काम करते हैं, देन अचीव करना थोड़ा सा आसान हो जाता है एंड आप अचीव भी राइट टाइम पे करते हो और फिर ग्रोथ भी ठीक ठाक अच्छी रहती है।